नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है एस्टेट 2018 का सॉल्यूशन। वन बाय वन जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम 90 से 100 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं आउट ऑफ 60। टोटल क्वेश्चन 60 आते हैं आपके टेक्निकल, उसमें से हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो में मैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि सीरीज का नंबर क्वेश्चन नंबर है 101 से 110। ठीक है जी। तो इस वीडियो को सुनने से पहले आप हर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर जो कि हमारा डिपेंडेबिलिटी के ऊपर आ रहा है, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये कंसेप्ट पूछा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है एबिलिटी टू द सिस्टम टू डिलीवर सर्विसेज व्हेन रिक्वेस्टेड। जब कभी भी हमें कोई यूज़र को रिक्वेस्ट करता है और ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि उसको डिलीवर कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे। दूसरा पॉइंट पूछा उसने एबिलिटी टू ऑफ द सिस्टम टू डिलीवर सर्विसेज एज रिक्वेस्टेड। तो देखिए दोनों में पॉइंट, यहाँ पर एज लिखा हुआ है और यहाँ पर वैन लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। डिपेंडेबिलिटी के अंदर जो अलग अलग टर्म आती है, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, रीसाइलेंस। ठीक है जी। तो हमारे जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं हमारे अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो इन तीनों को हम समझ लेते हैं कि तीनों का मीनिंग है क्या। तो देखिए अवेलेबल का मतलब क्या है, जस्ट लाइक आप कोई भी शॉपकीपर के पास जाते हो, कोई सामान अगर आपको परचेज करना है, लाइक आपको मिल्क ही लेना है, तो मिल्क वहाँ पर अवेलेबल होगा तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा, अदरवाइज वो प्रोवाइड नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि आपने रिक्वेस्ट की और जो सिस्टम इज जस्ट लाइक ए शॉपकीपर, उसने वो डिलीवर कर दिया। ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी आपने रिक्वायरमेंट मांगी वो करेक्टली डिलीवर हो। आपने मिल्क मांगा, ऐसा नहीं है किसी ने शुगर दे दिया। ठीक है। तो कहने का मतलब है जो चीज़ आपने मांगी है वही चीज़ आपको मिलेगी। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है। ठीक है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो इसमें अवेलेबिलिटी। यहाँ पर जब आपने रिक्वेस्ट की, वो उस टाइम पे वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, तो वो हो गया। वैन का मतलब है, यू कैन से सिंपल लैंग्वेज में, जब आपने रिक्वेस्ट की और आपने जो रिक्वेस्ट की वो चीज़ आपको मिल रही है या नहीं मिल रही, वो हो गया आपका रिलायबिलिटी। तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि पहला जो होगा वो हो जाएगा आपका अवेलेबिलिटी। यहाँ पर आंसर आ जाएगा अवेलेबिलिटी, इसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी, और ये वाला हो जाएगा हमारा रिलायबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारे इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना, एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, इंडिया। कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हमारे इंडिया के अंदर है? ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नोट पूछा हुआ है। तो कौन सा ऐसा सेट है जो कि इंडिया में सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पद्मा, युवा, कंचनजंगा, शावका, ये सारे के सारे हमारे सुपर कंप्यूटर है इंडिया के अंदर। तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सेकंड हमारा शास्त्रा, आदित्य, परम, युवा टू, शाविका, ये भी हमारा सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं सुपर कंप्यूटर इंडिया के अंदर, ये भी नहीं होगा। पद्मा, शास्त्रा, ईशान, प्रत्याउष, तो ये भी हमारे एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। मगर ये जो अलौकिक है और ये जो आयुष दिया हुआ है, ये हमारा इस सेट के अंदर नहीं आते। आदित्य और परम दोनों के दोनों आते हैं, मगर इसने पूछा हुआ है कौन सा नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा पावर पॉइंट, जो कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर में जो हमारे एम एस एक्सेस में अलग अलग टाइप के होते हैं, एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2007। टू ईजली रीअरेंज स्लाइड्स वी कैन यूज। देखिए स्लाइड्स जो होती है हमारी पावर पॉइंट में, जैसे कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी एक स्लाइड है। तो यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है पूरी स्क्रीन के अंदर, जो ये बड़ा सा व्यू दिख रहा है,
इसको स्लाइड शो बोलते हैं। ठीक है जी। अगर मान लीजिए छोटी छोटी स्लाइड दिखी हुई है तो उसको बोलते हैं हम, उसको स्लाइड शो नहीं बोलते। स्लाइड शो का मतलब क्या होता है, पूरी स्क्रीन के अंदर एक ही स्लाइड दिखे, इसको बोलते हैं हम स्लाइड शो। तो यहाँ पर ऑप्शन जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है रीअरेंज स्लाइड्स, रीअरेंज स्लाइड का मतलब है स्लाइड शो तो नहीं होगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है जी। अब देखिए रीअरेंज स्लाइड्स कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक पूरा का पूरा पेज आपका है, उसके अंदर छोटी छोटी स्लाइड्स है। ठीक है। अब मान लीजिए ये स्लाइड है 1, ये है 3rd, ये है 2, ये है 4th। तो इसको रीअरेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लाइड शॉर्टर, मतलब ये स्लाइड्स है यहाँ पर हम लिख देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2, यहाँ पर 2 लाना चाह रहे हैं हम, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। मतलब पूरे पेज के अंदर हमने रीअरेंज कर दिया स्लाइड को। ये किसकी हेल्प से हो रहा है, हमारा स्लाइड शॉर्टर एक ऑप्शन होता है हमारा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि रीअरेंज करने के लिए हम जो यूज करते हैं व्यू टैब के अंदर वो होता है स्लाइड शॉर्टर। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हैंड आउट। हैंड आउट किस लिए यूज करते हैं हम, मान लीजिए यू कैन से जैसे कि मैं टीचर हूँ, टीचर क्लास में जाता है तो उसके अंदर पीपीटी जो है हार्ड कॉपी में अगर लेके जानी है तो वो क्या करेगा, एक ही विंडो के अंदर यहाँ पर 4 स्लाइड का भी ऑप्शन होता है। ठीक है। और जो हैंड आउट का मतलब होता है कि उसको प्रिंट करके अपने हैंड्स में उसको डिलीवर करना। ठीक है। तो एक पेज के ऊपर 9 स्लाइड्स का भी ऑप्शन है आपका। इस टाइप से आप नंबर ऑफ स्लाइड्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है जी। उसको बोलते हैं हम हैंड आउट मास्टर। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। एक होता है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर का क्या मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखते हो यहाँ पर नंबर ऑफ स्लाइड्स होती है, तो जो पहली स्लाइड होती है उसको स्लाइड मास्टर बोलते हैं। ठीक है। स्लाइड मास्टर कब होगा ये, जब इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी, दैट इज द ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग नेक्स्ट स्लाइड जो भी है, जिसका बैकग्राउंड कैसा होगा, उसके अंदर कंटेंट क्या होंगे, उसका फॉन्ट साइज क्या होगा, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग दैट विल बी डिफाइंड इन द स्लाइड मास्टर। ठीक है जी। तो इस टाइप से हम स्लाइड मास्टर यूज करते हैं। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि करेक्ट ऑप्शन हमें मिल चुका है। करेक्ट ऑप्शन है इसमें सेकंड। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि डिजिटल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है, बुलियन अलजेब्रा कंसेप्ट है उसमें। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कौन सा ऐसा वैलिड रूल नहीं है अकॉर्डिंग टू द बुलियन अलजेब्रा। तो देखिए वन बाय वन ले लेते हैं। ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार। अब देखिए ए की वैल्यू आप कुछ भी पुट अप कीजिए, मान लीजिए 0 पुट किया आपने, तो 0 पुट कर रहे हो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 0 प्लस ए बार का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दैट इज द 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1, और इसका सम अप करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्लस 1 का मतलब है और गेट, और और गेट क्या कहता है कोई भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू। ठीक है जी। अब ए की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो यहाँ पर 1 जब आप पुट कर रहे हो तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो कोई भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। तो कहने का मतलब है इसका रिजल्ट ए प्लस ए बार की वैल्यू आप 0 रख दो या 1 रख दो, रिजल्ट क्या आ रहा है 1। ठीक है जी। तो यहां पर ए प्लस ए बार क्या दे रखा है ए, तो यही हमारा नॉट वैलिड है, यही हमारा इनवैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है। तो पहली ही ऑप्शन हमें मिल गया है। अब आगे भी चेक कर लेते हैं हम। ए डॉट ए इक्वल टू ए, मतलब ए की वैल्यू अगर 1 रख रहे हो तो 1 डॉट 1 क्या आएगा 1 आएगा, 0 रख रहे हो तो 0 डॉट 0 0 आएगा। हमेशा वैल्यू को पुटअप किया करो इस तरह के रूल्स में, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि किस तरह से ये बन रहा है। तो हमेशा ए की वैल्यू जो भी आप रख रहे हो वो ही वैल्यू आ रही है, तो कहने का मतलब है ए डॉट ए किसके इक्वल होगा ए के। इसको बोलते हैं इडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, इडम्पोटेंट लॉ। उसके बाद है ए डॉट ए बार, ए डॉट ए बार, ए की वैल्यू आप 0 रख दो तो 0 डॉट 1 0 आएगा, 1 रख दो तो 1 डॉट 0 0 आएगा। तो वैल्यू क्या आएगी हमेशा कुछ भी हो, ए की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं या 1 भी रख सकते हैं, तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमेशा 0। तो ये एक रूल बन गया। ठीक है। तो ये भी हमारा ये भी वैलिड है।
सेकंड भी वैलिड था हमारा और ये भी वैलिड है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, a प्लस ए बार। a प्लस ए बार अभी हमने देखा ये किसके इक्वल था, 1 के, तो ये भी हमारा वैलिड है। ठीक है जी, तो सेकंड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा और थर्ड भी नहीं होगा क्योंकि इसने नॉट वैलिड पूछा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और ये जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है और फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसका नाम जो होता है उसको आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। जैसे कि सेकंड ऑप्शन को मैंने बताया आपको इडम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, इसी तरह से थर्ड और फोर्थ को आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, जो कि जनरली हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप थ्योरी के एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। शेड्यूलिंग के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कंसेप्ट आता है आपका। तो देखिए बहुत इजी वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला है, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ, तो इसके अंदर देखिए हम ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके अंदर राउंड रोबिन शेड्यूलिंग सबसे पहला दिया हुआ है। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग जिसके अंदर टाइम क्वांटम दिया हुआ है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में टाइम क्वांटम आपको गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि यहाँ पर 3 यूनिट, टाइम क्वांटम का मतलब होता है कोई भी एक प्रोसेस, सिंगल प्रोसेस मैक्सिमम कितने टाइम तक एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर उसका टाइम ज़्यादा है तो वो 3 यूनिट तक ही मैक्सिमम एग्जीक्यूट होगा, उसको स्लॉट में हम तोड़ देते हैं। FCFS का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब है जो भी प्रोसेस एक बार आ गया वो प्रिम्प्ट नहीं होगा अनटिल और अनलेस जब तक उसका टाइम खत्म ना हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर बोला हुआ है कि 3 प्रोसेस है जिसका नाम दिया हुआ है, तीनों प्रोसेस P1 P2 P3, उसमें अराइवल टाइम गिवन है। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई बना देता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख देते हैं हम, प्रोसेस यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है जी, प्रोसेस को लिख लेते हैं हम P1 P2 और P3। ठीक है, उसके बाद अराइवल टाइम दिया हुआ है, अराइवल टाइम हम यहाँ लिख लेते हैं। अराइवल टाइम दिया हुआ है 0, 2 और 4, ये क्वेश्चन में मेंशन है 0, 2 और 4। एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब होता है आपका बस टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम, एक ही बात है। ठीक है जी, तो एग्जीक्यूशन टाइम दिया हुआ है 8, 5, 4, 8, 5 और 4। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली देन द कंप्लीशन ऑर्डर पूछा है P1 P2 P3 का कंप्लीशन ऑर्डर अंडर RR3। RR3 का मतलब है राउंड रोबिन विद टाइम क्वांटम इज 3 एंड द सेकंड वन इज द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। तो दोनों टाइप के शेड्यूलिंग हमें यूज करने हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो बहुत ही सिंपल सा है क्योंकि यहाँ पर अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अराइवल टाइम P1 सबसे पहले एंटर करेगा। ठीक है, तो P1 एंटर कर चुका है, इसका टाइम टोटल टाइम कितना है 8, तो 0 से स्टार्ट होगा, 8 पर ख़त्म हो जाएगा ये। उसके बाद है P2, 2 पर आ जाएगा, एंटर कर जाएगा, तो मतलब अराइव कर जाएगा 2 टाइम पे, मगर 8 तक ख़त्म हो चुका है तो P2 अराइव कर चुका होगा। तो यहाँ पर 8 5 प्लस 5, P2 का टोटल टाइम है 5, तो 8 प्लस 5 इज 13। नेक्स्ट है P3 का स्टार्टिंग टाइम है 4, मतलब अराइवल टाइम है, मगर 13 कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब ये 4 भी एंटर कर चुका होगा। तो P3 हम शेड्यूल कर देंगे जिसका टोटल टाइम है 4। तो यहाँ पर कंप्लीशन ऑर्डर पूछा है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में सबसे पहले कंप्लीट कौन सा हुआ होगा, P1 कंप्लीट हुआ, देन P2, देन P3। तो FCFS का कंप्लीशन ऑर्डर आ जाएगा P1 P2 एंड P3। ठीक है जी, इस तरह की वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग अलग कंसेप्ट भी बताए हुए हैं और 50 MCQ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। राउंड रोबिन 3 जब हम अप्लाई करेंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर रेडी क्यू से थोड़ा समझ लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। रेडी क्यू का मतलब है कि किस टाइम पे वो एंटर कर रहा है। और ये जो हम चार्ट बना रहे हैं, ये जो चार्ट ऊपर बनाया था हमने FCFS के लिए, इसी तरह से हम राउंड रोबिन 3 का भी चार्ट बना रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले कौन सा एंटर किया होगा, P1 एंटर करेगा सबसे पहले, क्यों, क्योंकि 0 इसका अराइवल टाइम है। तो P1 को हमने एंटर करा दिया 0 टाइम पे। P1 जैसे ही एंटर कर जाएगा, अब देखिए मैक्सिमम P1 का टाइम टोटल कितना है 8, मगर इसने जो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग ने टाइम क्वांटम दिया हुआ है जिसका मैक्सिमम टाइम है 3 यूनिट। तो कहने का मतलब है कि 8 जो है वो 3 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है
कि राउंड रॉबिन तो ये कहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई भी प्रोसेस टाइम क्वांटम तक ही चल सकता है एट ए टाइम। तो यहाँ पर P1 जैसे ही 3 कंप्लीट करेगा, अब समझिए बात को कि P1 जो है रेडी क्यू के अंदर, पहले P1 आया होगा, P1 यहाँ से आके P1 यहाँ से हट गया तो यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही 0 से लेके 3 तक कौन सा प्रोसेस एंटर कर चुका होगा, 3 से पहले आपका P2 एंटर कर चुका होगा रेडी क्यू के अंदर, क्योंकि इसका अराइवल टाइम है 2, तो P2 यहाँ पर एंटर कर चुका होगा एट द टाइम ऑफ 2। ठीक है, 0 टाइम पे P1 एंटर किया था। समझ में आ रहा है बात? वेरी गुड। उसके बाद अब देखिए ये 3 कंप्लीट कर चुका है। 3 कंप्लीट करते ही क्या P3 अराइव कर चुका है? नहीं करा है, क्योंकि इसका टाइम है टोटल 4, अराइवल टाइम है इसका 4, और यहाँ पर अभी कंप्लीट कितना हुआ है? 3। इसका मतलब है P1 अब यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, क्योंकि टाइम क्वांटम कंप्लीट हो गया है P1 का। अब P1 यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा? वापिस रेडी क्यू में चला जाएगा, और P2 यहाँ से हट के कहाँ पर आ जाएगा? आपका इस एग्जीक्यूशन चार्ट में आ जाएगा, जिसको जैंट चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन चार्ट भी कह सकते हो आप, और या जैंट चार्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पर P1 यहाँ आ चुका है, P2 यहाँ पर स्टार्ट करेगा। जैसे ही P2 ने अपना काम स्टार्ट किया, अब देखिए P1 का रिमेनिंग टाइम कितना बच गया? 5, क्योंकि 3 टाइम कंप्लीट हो गया। अब P2 स्टार्ट कर रहा है, P2 का टोटल टाइम कितना है? 5, मगर मैक्सिमम टाइम कितना एग्जीक्यूट हो सकता है? 3। तो P2 भी अपना काम खत्म करेगा, और मैक्सिमम कितना काम खत्म करेगा? ये 3 मिली सेकेंड तक। तो यहाँ पर 3 तक इसने काम किया। अब समझिए बात को, 3 से लेके 6 के बीच में P3 एंटर कर चुका होगा, किसमें? रेडी क्यू में, क्योंकि इसका अराइवल टाइम कितना है? 4 है। तो P3 यहाँ पर आ चुका होगा। बात समझ में आ रही है? 4 पर। ठीक है जी। अब आप एक चीज समझिए, P1 यहाँ पर कब आया था? जब 3 था। P3 कब आया? जब 4 टाइम पे। तो कहने का मतलब है जैसे ही 6 हुआ, 6 होते ही P2 वापिस कहाँ चला जाएगा, क्योंकि P2 का अभी भी काम बचा हुआ है। ठीक है, 2 मिली सेकेंड। तो P2 वापिस कहाँ चला जाएगा? आपका रेडी क्यू में। किस टाइम पे? 6 टाइम पे। तो अब समझिए बात को आप, P1, P3, P2 में से कौन सा हमारा एग्जीक्यूशन में जाएगा? वो जाएगा हमारा P1, क्योंकि ये किस टाइम पर रेडी क्यू में आ चुका था? 3 मिली सेकेंड पे। ठीक है जी, जिसका कम से कम होगा वो सबसे पहले अराइव होगा, क्योंकि राउंड रोबिन शेड्यूलिंग इज जस्ट लाइक ए फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, जो पहले आया था वही पहले एंटर करेगा। तो यहाँ पर P1 एंटर कर जाएगा। P1 कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगा? 6 से स्टार्ट किया, इसका टोटल टाइम अभी भी कितना बचा हुआ है? 5। तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 टाइम तक चलेगा, तो यहाँ कितना रह जाएगा? 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 9। क्लियर? P1 यहाँ से हट चुका था। अब P1 ने अपना काम कंप्लीट किया, P1 वापस यहाँ पर रेडी क्यू में आ जाएगा। अब P3 एंटर करेगा, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। P3 का टोटल टाइम है 4, मैक्सिमम कितने टाइम तक चलेगा? ये 3 टाइम तक, तो 12 तक चल जाएगा। अब आप ये समझिए कि यहाँ पर उसके बाद P3 हट चुका है यहाँ से। अब P3 का अभी भी बचा हुआ है टाइम, तो ये रेडी क्यू में थोड़ा सा बड़ी बना रहा हूँ। यहाँ पर P3 वापस आ जाएगा। अब P2 एंटर करेगा। P2 का टोटल टाइम कितना है यहाँ पर? P2 का टोटल टाइम यहाँ पर बचा हुआ है 2, मतलब 3 तक एग्जीक्यूट हो सकता है, मगर मैक्सिमम ही इसने 2 बचा हुआ है रिमेनिंग, तो ये 14 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस टाइप से P2 अपना काम कंप्लीट कर चुका है। तो सबसे पहले राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, जो ये वाली शेड्यूलिंग है हमारी, उसका जो कंप्लीशन ऑर्डर है, ये कंप्लीशन ऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और अकॉर्डिंग टू द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। पहला प्रोसेस कौन सा कंप्लीट किया है? P2 ने कंप्लीट किया है। ठीक है जी। अब उसके बाद आप देख सकते हो P2 के बाद, P2 यहाँ से हट गया, उसके बाद कौन एंटर करेगा? P1। P1 का टोटल टाइम कितना बचा हुआ है? 2। तो P1 अपना टाइम कंप्लीट करेगा, और P1 यहाँ से हट के वापिस रेडी क्यू में नहीं आएगा, क्योंकि इसने कंप्लीट कर लिया है। तो P1 बाद में कंप्लीट करेगा P2 के बाद। उसके बाद फाइनली P3 कंप्लीट करेगा, जिसका P3 का टोटल टाइम यहाँ से हट के कितना बचा हुआ है? 1। तो 1 कंप्लीट करेगा, यहाँ पर आ जाएगा 17। तो लास्ट में P3 ने कंप्लीट किया। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का, जो इसने एग्जांपल दिया है वो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था। तो इससे आपको रेडी क्यू का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि रेडी क्यू से कैसे हम इसको ऑपरेट कराते हैं। तो कंप्लीशन ऑर्डर ऑफ RR3 का ये P2, P1, P3 आएगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो P2, P1, P3 यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ आया हुआ है।
तो सेकंड और फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो गया है। अब देखिए एफसीएफएस में यहाँ पर P3 P2 P1 दिया हुआ है, मगर एफसीएफएस में यहाँ पर P1 P2 P3 दिया हुआ है। तो हमारा एफसीएफएस का क्या आया हुआ है, P1 P2 P3। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वन भी कैंसिल हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अगर हमें दिया हुआ है तो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर पूछा हुआ है इनवैलिड स्टेटमेंट आपको चूज करनी है इन कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर वन बाय वन समझ लेते हैं। सिस्टम टेस्टिंग इज यूजली डन बाय द डेवलपमेंट टीम। बिल्कुल ये करेक्ट है हमारी। क्यों करेक्ट है, क्योंकि जो भी काम होता है सिस्टम टेस्टिंग का, दैट इज जो वर्कआउट होता है वो सारा का सारा एक टीम प्रिपेयर करती है और उस टीम का नाम है डेवलपमेंट टीम। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो भी होती है हमारी, वो सारी की सारी कंप्लीट करते हैं हमारी डेवलपमेंट टीम। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है हमारी, इसने पूछी हुई है इनवैलिड या इनकरेक्ट। अल्फा टेस्टिंग इज ए टाइप ऑफ यूजर टेस्टिंग। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि जो अल्फा टेस्टिंग होती है दैट इज ए टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यहाँ पर अगर वर्ड आता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग तो ये करेक्ट होती, मगर ये यूजर टेस्टिंग कोई भी टेस्टिंग नहीं होती। तो अल्फा टेस्टिंग दैट इज नॉट ए टाइप ऑफ द यूजर टेस्टिंग, तो दैट इज द इनवैलिड स्टेटमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट भी देख लेते हैं हम, रिलीज टेस्टिंग इज यूजुअली ए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो देखिए रिलीज टेस्टिंग जो होती है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। क्यों, क्योंकि ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या होता है, ब्लैक बॉक्स का मतलब होता है डजंट नो अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर। इनपुट आपने दी और इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट परफॉर्म हो रही है, डजंट मैटर, डोंट नो द बैकग्राउंड ऑफ द डिटेल्स। ये मीनिंग होता है हमारा ब्लैक बॉक्स। नाम से पता चल रहा है ब्लैक बॉक्स, मतलब बॉक्स के अंदर क्या है वो हमें मतलब नहीं है। इनपुट दी, आउटपुट जनरेट हो गई, दैट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो रिलीज टेस्टिंग जो यूजुअली ए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही होती है हमारी, तो ये वैलिड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है रिलीज टेस्टिंग इज परफॉर्म आफ्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये भी वैलिड है, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होता है हमारा, सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग होती है, उसके बाद हमारी कौन सी टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद हमारी जो टेस्टिंग होती है वो होती है हमारी सिस्टम। सिस्टम के बाद होती है हमारी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है, और फाइनली हमारी होती है रिलीज। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रिपेयर होता है। तो ये लेवल बन रहे हैं हमारे। पहले यूनिट टेस्टिंग होगी, यूनिट का मतलब है मॉड्यूल टेस्ट करना। इंटीग्रेशन मतलब दो या दो से ज़्यादा मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके टेस्ट करना। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब है कि जहाँ पर वैलिडेशन हम चेक करते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो बेसिकली पूरा का पूरा जो आपका प्रोजेक्ट था वो तैयार हो चुका है, उस टाइम पे कस्टमर को हम दे देते हैं और कस्टमर को बोलते हैं ये चीज़ कि आप चेक कर लीजिए। कस्टमर चेक करता है, डेवलपमेंट जो भी उसने प्रोजेक्ट देखा कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर वो करेक्ट है, जो उसने यूजर रिक्वायरमेंट दी थी, तो दैट इज़ ओके। अदरवाइज वो वापस डेवलपर को दे देता है और फिर वो वापस टीम उस पर वर्कआउट करती है। अगर वो करेक्ट है तो फाइनली हम उसको रिलीज कर देते हैं, उस प्रोजेक्ट को, और जिस भी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी यूज़र था उसको हम रिलीज कर देते हैं। तो आप देख सकते हो रिलीज टेस्टिंग जो है दैट इज़ डन बाय द परफॉर्म आफ्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। पहले एक्सेप्टेंस होगी देन रिलीज होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा वैलिड स्टेटमेंट है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, तभी जाके आप करेक्ट आंसर की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MS वर्ड के अंदर, ये पॉइंट आता है हमारा लास्ट लाइन ऑफ ए पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ जो होता है हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर, पैराग्राफ हम बनाते हैं तो उसमें लास्ट लाइन में जो लेफ्ट एट टॉप ऑफ ए पेज, उसको हम क्या कहते हैं, और फर्स्ट लाइन ऑफ ए पैराग्राफ लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ ए पेज। ठीक है, तो ये पूछ रहा है यहाँ पर जो पैराग्राफ है हमारा, उसकी जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ लेफ्ट साइड में टॉप ऑफ द पेज में, उसको हम क्या कहेंगे, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसको हम बोलते हैं विडो, और ये डेफिनेशन है। और फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ ए पेज, उसको हम बोलते हैं ऑर्फन। ठीक है जी, तो कई बार इन्हें कम्बिनेशन इस टाइप से बनाए हुए, जैसे कि आप फर्स्ट और सेकंड का देख सकते हो, इसने कंफ्यूज किया हुआ है। पहला विडो है, दूसरा ऑर्फन है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड, थर्ड और फोर्थ
ये हमारे इनकरेक्ट होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पावर पॉइंट से रिलेटेड शॉर्टकट की दी हुई है हमें शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, इसका मतलब क्या है शिफ्ट प्लस F5? इसका मतलब होता है, देखिए पावर पॉइंट में आप देखते होंगे स्लाइड्स, तो स्लाइड शो मैंने अभी पिछली कुछ क्वेश्चन में बताया था आपको, 2-3 क्वेश्चन पहले। स्लाइड शो का मतलब होता है पूरी, जैसे कि आपको ये दिख रही है, ये स्लाइड शो मैंने ओपन किया हुआ है पीपीटी के अंदर। तो स्लाइड शो का मतलब होता है एक ही स्लाइड पूरी स्क्रीन पर दिखे, उसको बोलते हैं स्लाइड शो। तो जैसे कि आप कई बार देखते होंगे, आप जब पीपीटी बनाते हो तो वहाँ पर लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ पीपीटी आपकी खुली होती है, यहाँ पर नंबर लिखा होता है 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल आपने करंटली इसको क्लिक किया हुआ है, आप चाहते हो कि जो ये 4th नंबर की स्लाइड है एज इट इज यही पूरी स्क्रीन पर दिख जाए, मतलब स्लाइड शो दिख जाए 4th नंबर वाली स्क्रीन का, तो उसको बोलते हैं हम शिफ्ट प्लस F5। जैसे ही आप प्रेस करोगे 4th नंबर वाली स्लाइड आपकी खुल जाएगी। कहने का मतलब है करंट स्लाइड 4th नंबर वाली स्लाइड पर आप करंटली हो, और वही स्लाइड आप चाहते हो कि करंटली आपको दिख जाए स्लाइड शो में, मतलब ये 4 स्लाइड ना दिख के पूरी स्क्रीन पर एक ही स्लाइड दिखे, इसको बोलते हैं स्लाइड शो। ठीक है, तो आप क्या चाह रहे हो कि 4th स्लाइड पर आप हो और इसी यही 4th स्लाइड आपको एज इट इज स्लाइड शो की फॉर्म में दिख जाए। तो उसके लिए जो आप कीबोर्ड में शॉर्टकट की यूज करते हो उसका मतलब होता है शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्ट ए स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट वन। स्टार्ट ए स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड, जो भी करंटली आपकी स्लाइड है वही आपकी स्लाइड शो से स्टार्ट हो जाए। अगर मान लीजिए आप लिखते यहाँ पर करके देखना, आप 4 स्लाइड खुली हुई है, आप किसी भी स्लाइड पे हो, मान लीजिए आप 4th स्लाइड पे हो, आपने प्रेस किया F5, ओनली F5, देखिए ऊपर लिखा हुआ है शिफ्ट प्लस F5, मगर आपने सिर्फ और सिर्फ F5 प्रेस किया तो होगा क्या, आप किसी भी स्लाइड पे हो, हमेशा फर्स्ट स्लाइड जो भी आपकी होगी वही स्लाइड शो में खुलेगी। इसका मतलब होता है स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर F5 ना देके क्या दिया हुआ है शिफ्ट प्लस F5। अब मान लीजिए आप कोई भी स्लाइड शो आपने खोला हुआ है, कोई भी पीपीटी पर आप हो और आप चाहते हो कि मैं जो है ना वापस चला जाऊं, मतलब उसको करंटली क्लोज कर दूं, जो भी रनिंग स्लाइड शो है उसके लिए आप प्रेस करते हो, शॉर्टकट की है उसकी एस्केप। ठीक है, ESC इसका फुल नेम है एस्केप। ठीक है, एस्केप बोलते हैं हम इसको। तो जब आप कीबोर्ड देखोगे तो लेफ्ट साइड में टॉप में आपको एस्केप वर्ड दिखेगा लेफ्ट कॉर्नर पे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एस्केप। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके बाद है गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग रनिंग स्लाइड शो। उसके लिए डियर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एरो बने होते हैं, एरो सिंबल, तो इसी एरो से आप यूज कर सकते हो। गो बैक पीछे जाना है तो ये वाला एरो बना होगा, और अगर फॉरवर्ड जाना है तो ये एरो यूज होंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा बुलियन फंक्शन जो कि सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है, इसने पूछा हुआ है कॉम्प्लीमेंट एफ डैश क्या होगा। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर कट में आपको बता दूं, कुछ भी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा। उल्टा का मतलब है 0 को 1 में चेंज कर दो, 1 को 0 में चेंज कर दो। दूसरी चीज है यहाँ पर फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यहाँ पर ए अगर दिया हुआ है, ए को ए डैश बना दो, कॉम्प्लीमेंट करना है, और ए डैश दिया हुआ है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए हो जाएगा। बस दैट इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है। अब इस फंक्शन में देखिए सिंपल सा बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। ये एफ दिया हुआ है ए प्लस बी सी, यहाँ पर गिवन है आपको ए प्लस बी सी इंटू में यहाँ जो अगला दिया हुआ है पी क्यू प्लस आर, ये गिवन है आपको ये स्टेटमेंट, इसको मैंने एज इट इज लिखा, और इसने पूछा हुआ है एफ डैश। एफ डैश मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट। अब समझिए आप, यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए का मतलब मैंने आपको बताया, ए का मतलब ए नहीं है, ए का मतलब कोई भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल दिया हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो ए डैश हो जाएगा। यहाँ पर बी दिया होता तो बी डैश हो जाता, सी दिया होता तो सी डैश हो जाता, पी दिया होता तो पी डैश हो जाता। इसी तरह से ए डैश का मतलब ए डैश नहीं है, ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है। मान के चलिए यहाँ पर सी डैश दिया हुआ है, सी डैश का कॉम्प्लीमेंट सी हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट
अब समझिए आप बात को, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ प्लस दिया हुआ है, ये और मैं बता देता हूँ आपको, प्लस का मतलब होता है आपका, क्या होता है प्लस का मतलब, प्लस का मतलब होता है और, ठीक है, और डॉट का मतलब होता है एंड। अगर मान लीजिए प्लस दिया हुआ है, उसका कॉम्प्लीमेंट डॉट होगा, और डॉट दिया हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, प्लस होगा। मतलब और का कॉम्प्लीमेंट एंड होगा और एंड का कॉम्प्लीमेंट और होगा, बस यही मीनिंग है यहाँ पर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है। अब प्लस का मतलब डॉट बना देंगे हम। अब यहाँ पर बी दिया हुआ है तो बी बार बन जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है, डॉट है। इन दोनों के बीच में क्या है यहाँ पर, डॉट। बी डॉट बी सी का मतलब है बी डॉट सी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिंपल, बी को तो बी डैश बना दिया, डॉट को क्या कर देंगे प्लस, सी को क्या बना देंगे सी डैश, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो क्या बना देंगे प्लस, पी है तो पी डैश, डॉट है तो प्लस, क्यू है तो क्यू डैश, ठीक है जी। प्लस है तो डॉट, आर है तो आर डैश, बस खत्म। तो अब देख लीजिए यहाँ पर, इसको मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, एक ही बात है, ए डैश बी बार प्लस सी बार, ये मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, प्लस पी बार प्लस क्यू बार इंटू में आर बार। तो सेकेंड ऑप्शन हमें मिल चुका है, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपका बन चुका है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है फॉर दिस वीडियो, उसके अंदर क्या पूछा हुआ है, प्रिंट क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर इज गिवन इन is what and printing speed is given in dash, ठीक है। तो प्रिंट क्वालिटी जो आपकी मेजरमेंट होती है प्रिंटर की, वो किस में होती है हमारी, वो होती है हमारी डॉट पर इंच में, जिसको हम बोलते हैं DPI, ठीक है। और प्रिंटिंग स्पीड हमेशा ध्यान रखना, प्रिंटिंग स्पीड हमारी पर मिनट काउंट होती है, ठीक है, और वो पेपर के ऊपर होती है, तो हम इसको कह सकते हैं PPM। पीपीएम, पीपीएम का मतलब है पेपर पर मिनट, ठीक है जी। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा थर्ड ऑप्शन। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये सारे के सारे हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप शॉर्टकट वे में कर सकते हो, प्रिंटिंग स्पीड, प्रिंटिंग स्पीड हमेशा पेपर के ऊपर होगी और पेपर पर मिनट हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो इस तरह से हम हर एक क्वेश्चंस को करते जाएंगे। प्लीज़ हर एक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।